अब ये क्या होता है? कभी सुने हो जो कभी देखे हो जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा तुरंत करते हैं, नाक मेरे पापा को, नाक किसके पापा को गई है, आंख मम्मी में गई है। ठीक है, जेनेटिक जो चीजें होती है, जो मम्मी पापा का जो जेनेटिक चीजें होती है वो बच्चों में आ जाती है। तो हमारे सेल्स में भी क्या होता है, हमारी सेल्स में क्या होती है, आनुवंशिकता की प्रोसेस होती है। इसमें जो हमारा डीएनए रहता है, डीएनए वो हमारा कंटेन किया रहता है, किससे, किसको कंटेन किया रहता है, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल में डीएनए भी प्रेजेंस होता है, बात समझ में आया? सेल में हमारे डीएनए भी प्रेजेंस होते हैं, और ये जो डीएनए होते हैं ये अपने अंदर किसको कंटेन किए रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल को। और जो हमारी सेल होती है उसमें आनुवंशिकता की प्रोसेस भी होती है, आनुवंशिकता होता है। ठीक है, वो जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं उस लक्षण को ट्रांसफर कर देता है किसमें, बच्चों में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी देखे हैं कि बच्चों की आंखें हैं पापा से मिलती है, ठीक है, बच्चों की नाक किससे मिलती है, मम्मी से मिलती है। बच्चा का जो गोरा रंग है अगर गलती से पापा चला गया तो मम्मी झगड़ा कर लेती है। हाँ होता है। ठीक है, भाभी थी एक, मतलब मेरे गांव की एक भाभी थी, उनको बच्चा हुआ था, बच्चा थोड़ा सा डार्क हो गया, बच्चे अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रहे थे, अगर आप गोरे होते तो आज मेरा बच्चा भी गोरा होता। बात समझ में आ रही है? तो मतलब वो अपने हस्बैंड से लड़ रही थी क्योंकि वो गोरी थी और उनके हस्बैंड थोड़े से सांवले थे। आने वाला बच्चा सांवला होगा, लड़ गई, अगर आज आप गोरे होते मेरा बच्चा भी गोरा होगा। सोचो, ऐसी ऐसी मेंटालिटी है। आपको आप भी मम्मी से करना, मम्मी पापा अगर गोरे होते तब भी गोरे होते। मजाक कर रहे थे, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। बात समझ में आया? लेकिन अच्छे लगते हैं, स्मार्ट है। ठीक है, आनुवंशिकता बात समझ में आया? आप मत चाहिए ना, हम पता है जो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, आपको अंकी जो डीएनए पढ़ा रहे हैं ना, डीएनए से मतलब जैसे जो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना उसमें से बहुत सारे टॉपिक। नीट की तैयारी करोगे कि ओटी करोगे? आप जो बोलती है नीट करोगे? नीट के लिए ना ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बैच लेना पड़ेगा और प्रॉपर आपको ना पढ़ना पड़ेगा, कम से कम रगड़ 7-8 घंटे देने पड़ेंगे। दे पाएंगे? रगड़ के देना पड़ेगा। सब कुछ खो के एक कमरे में बंद कर दो, बस जहाँ पे तुम्हारी चाय आ पाए, कॉफी आ पाए, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, और खाना आ पाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दफड़ा पालो ही मत। अगर कर सकते हो तो करो, तब नीट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। हम भी किए हैं ना नीट, हम भी नहीं निकला ही नहीं है। हाँ अरे बहुत कमाया था ना, तो बेटर है। कितने साल की थी? एक साल से बस नहीं निकला। इंटर में हमारा एक देखो, हमारे पास क्या था ना कि जिम्मेदारियां होती है ना, वो था, हम बैठ के पढ़ नहीं सकते थे। बात होती है ना, बैठ के पढ़ नहीं सकते। हॉस्टल से निकले थे, हॉस्टल से ही हम तैयारी किए थे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वहाँ हॉस्टल था, और वहाँ से चले गए थे, वहाँ पे ज़्यादा दूर तक नहीं चले गए थे, लखनऊ में एक कोचिंग है, ठीक है, वहाँ पे चले गए थे 3 महीने। आकाश का नहीं थे, कोचिंग था। अरे यार रजनी चौराहा देख रहे हो, रजनी चौराहा उधर लखनऊ में तो आकाशी है और भी आकाश की फेमस होगी तब आप जान रहे हैं, ठीक है, उसकी ज़्यादा फेमस नहीं थी। हाँ लेकिन पढ़ाई अच्छी थी, हमारे कॉलेज की तरफ से भेजा गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद ना तैयारी किए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जहाँ पे हम लोग को जाना भी था, हॉस्टल आना भी था, हॉस्टल का चार्ज भी देखना था, मतलब जहाँ पे इतना प्रेशर है वहाँ पे बच्चे सिर्फ खाना पीना खा रहे हैं, खाना आ रहा है, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 24 घंटा उन लोग पढ़ते थे, सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते थे, और वहाँ पे हम लोग 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं। तो उन लोग से कंपटीशन हम लोग का नहीं हो पाएगा ना, उसमें से बहुत सारी लड़कियाँ निकाली थी, और हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्टल से कोई भी नहीं निकाल पाया था। प्रेशर ही इतना था बच्चों का, अपना बोर्ड का भी करो, उसका भी करो, नहीं हो पाएगा, आपका सिर्फ एक ही हो। फिर इसके बाद फंसा दिया सब भी फार्मा में गलती से।
अब तब से भटक ही रहे हैं। बी फार्मा का करें, एम फार्मा कर लो, अच्छा स्कूल है, अब एम फार्मा कर। हम अब समझ रहे हैं, मन कर रहा ओटी कर, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ब्लड वगैरह से ना हमको क्या ही बताएं, ब्लड से हमको थोड़ा सा ना बेहोशी चक्कर आता है, माइंड घूमने लगता है, ऐसा। तो हम जो पढ़ा रहे थे वो आपका था, ठीक है, किसमें का था, नीट की तैयारी का। तो बहुत सारे वो पढ़े आनुवंशिकता वाला जो उसके पढ़े थ्योरी जो होती है वो पूछता है। तो देखो जो मॉडर्न थ्योरी आई, हमारे सेल की मॉडर्न थ्योरी आई, उसमें ये बोला गया कि जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी कोशिका होती है, उसमें आनुवंशिकता की भी कैपेसिटी होती है। इसके अलावा उसमें भी क्या प्रेजेंस होते हैं, डीएनए प्रेजेंस होते हैं। और डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है। आनुवंशिकता एक प्रोसेस होती है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मम्मी पापा का जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या होता है, बच्चों में सेल होता है। कब, किस दौरान होता है, सेल डिवीजन के होता है। सेल डिवीजन किस दौरान होता है, सेल डिवीजन के दौरान होता है। सेल डिवीजन क्या करती है, एक सेल से दो सेल बनाती है, एक सेल से दो सेल बनाती है। अब देखो इसको जब हम पढ़ाएंगे ना, पहले एक ओवरव्यू बता रहे हैं। जैसे ये हमारे मम्मी, जैसे ये मदर का है क्रोमोसोम, ये फादर का है क्रोमोसोम, ठीक है, ये मदर का है क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम। इसमें जब आनुवंशिकता होता है ना, तो एक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम जाइगोट, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट और एग आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ओम्ब्रियो बनाते हैं। उसी को किस नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जाइगोट जो हमारा वो बनता है, ये जाइगोट हमारे सिंगल सेल नहीं होते हैं, ये हमारे मल्टी सेल्स होते हैं। जाइगोट हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेल। सिंगल सेल्स हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं। जो स्पर्म जो होता है एक मेल में पाया जाता है, और जो एग होता है वो फीमेल में पाया जाता है। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सिंगल सेल होते हैं, वही सिंगल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टी सेल्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का निर्माण किससे हुआ, सिर्फ सिंगल सेल से हुआ है। किससे हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। बात समझ में आई। तो ये आनुवंशिकता की प्रोसेस होती है। इसमें मम्मी पापा का जो कैपेसिटी होती है, जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। कब होते हैं, हमारे सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे कब, जब आएगा तब, इसी सेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इतनी बात समझ में आई सबको। देखो मॉडल में देखा गया तो उसमें ये पता चला कि मतलब आनुवंशिकता की भी प्रोसेस किस में होती है, सेल में होती है। और हमारे जो सेल में क्या प्रेजेंस होते हैं, डीएनए, ठीक है। अब जो हमारी सेल होती है, कौन, सेल जो होती है हमारी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। सेल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक, एक आपकी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक, एक आपकी क्या होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक, एक आपकी होती है यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो आपकी ये प्रोकैरियोटिक होती है ना, इसको ना अनडेवलप्ड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। किससे, अनडेवलप्ड सेल्स, अनडेवलप्ड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसको डेवलप्ड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। डेवलप्ड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अनडेवलप्ड, स्पेलिंग गलत है क्या, अनडेवलप्ड सेल्स और आपका डेवलप्ड सेल्स। अब बोलो इसको क्यों बोला गया है अनडेवलप्ड, समझ में आ रहा है। जो सेल होती है कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अनडेवलप्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है, और जो यूकैरियोटिक होती है ये हमारे डेवलप्ड सेल होती है। ठंडा समझते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक होती है ना, इस प्रोकैरियोटिक से क्या क्या बनते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनते हैं।
जो मेरा यूकैरियोटिक सेल्स होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, डेवलप होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स किसमें प्रेजेंस होता है, ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट में। मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, जो पृथ्वी पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक। और जो हमारे आंखों से नहीं दिख रहे हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे आंखों से नहीं दिख रहे हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, प्रोकैरियोटिक से, जिसमें हमारा वायरस भी आएगा, फंगी भी आएगा और हमारा बैक्टीरिया भी आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो जो मेरा यूकैरियोटिक होता है ये हमारे डेवलप सेल्स होते हैं। ये डेवलप क्यों होते हैं अभी हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसका जो डीएनए होता है वो एक बॉक्स में, एक लेयर में प्रेजेंस होता है, ठीक है, बात समझ में आया। और इससे जो प्रोकैरियोटिक होती है वो किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में, ह्यूमन में, प्लांट में। इट मींस कि जो हमारी बॉडी है वो किस सेल से मिलकर बनी है, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है। जो हमारे पृथ्वी पे एनिमल्स है वो किससे मिलकर बने हैं, हमारे पृथ्वी पे जो एनिमल, जो जानवर है वो किससे मिलकर बने हैं। हाँ, कहानी सुन रहे हो सिर्फ काजी, नहीं समझ में आया, कहाँ पे डेवलपमेंट सेल्स, हाँ डेवलपमेंट सेल्स को ही किस नाम से जान रहे हैं भाई, एनिमल्स के डेवलप सेल्स कौन है, हमारी प्रोकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक हमारी पूरी तरह से डेवलप सेल है, यूकैरियोटिक हमारी डेवलप सेल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो डीएनए होता है वो प्लाज्मा में फैला रहता है। इसमें जो इसका डीएनए होता है वो प्लाज्मा में फैला रहता है, लेकिन इसका जो डीएनए होता है ये क्या होता है, इकट्ठा रहता है, मतलब एक लेयर में पैक रहता है, एक बाउंड्री में इकट्ठा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम आपको यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे ना तब हम पढ़ाएंगे आखिर ये प्रोकैरियोटिक हमारे अनडेवलप क्यों है, ठीक है। अभी इतना समझिए, इसका जो डीएनए होता है वो प्लाज्मा में फैला रहता है, लेकिन इसका जो डीएनए होता है वो एक बॉक्स में, एक लेयर में रहता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहती है वो डीएनए को कंटेन की रहती है। नहीं समझ में आउट जा रहा है क्या, आउट जा रहा है। प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं, अनडेवलप्ड सेल्स होती है। प्रेजेंस पाई किसमें जाती है, बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, वायरस में, बैक्टीरिया और फंगस में। कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। तो उसको हम लोग कर सकते हैं ना कि जो पृथ्वी पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो उसी में पाई जाती है ना। तो यही बच्चे काहे नहीं बोल रहे हो, बताओ काहे नहीं बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान भेज देंगे, समझ रही हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं वो हमारे किससे बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। और जो हमारे पृथ्वी पे जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, ह्यूमन हम लोग जो जनता है और जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से। बात समझ में आई, यही समझाने के लिए बात, यही समझा रहे हैं। अब देखो, अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक, छाप दिए इतना स्ट्रक्चर्स सीबीएसई बोर्ड से पढ़िए नहीं गया। हाँ नहीं बाबू, हिंदी मीडियम से। फिर भी आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा दीजिए, सेल मेम्ब्रेन चल रहे सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यूकैरियोटिक अभी समझ में आएगा। यूकैरियोटिक हम आपको अभी पढ़ा देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें नहीं रहती, अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपको अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक, देखो हमारी जो यूकैरियोटिक होती है ना वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे
दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है। जो दो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर वाले मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? ये जो ऊपर वाली होती है इसको किस नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोट। ये हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं क्या? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक छोड़ दीजिए, हम लोग वो टाइप छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर पे आ गए। किस पे आ गए? स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल एक्चुअल में दिखता कैसे है और सेल में क्या क्या प्रेजेंस होता है। ठीक है, मतलब सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती है। जैसे हम तो दिखते हैं चाहे जो भी है सामने से है, लेकिन हमारे पेट के अंदर क्या क्या, हमारे अंदर क्या क्या प्रेजेंस है? लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हार्ट है, ब्लड है, हाथ है, पैर है, कान है, आँख है, नाक है, सब कुछ है कि नहीं है? वैसे जो हमारे सेल्स होती है, सेल्स के भी अपने एक क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। सेल के भी अपने क्या होते हैं? एक ऑर्गन्स होते हैं। हम उसी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, वही हमारे किसमें आ जाएगा? स्ट्रक्चर पे। ऑर्गन मतलब अंग, सेल के भी अपने अपने क्या होते हैं? कुछ अंग होते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी सेल होती है इसके पहले दो लेयर होती है। क्या होती है? दो लेयर होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसको किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और जो नीचे वाली लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है इसको किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल। किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल। इसके बीच में भी एक लेयर होती है, इसके बीच में भी क्या होती है? एक लेयर होती है। इस लेयर को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस लेयर। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है ना, यही क्या करती है? अपने अंदर न्यूक्लियस को कंटेन की रहती है। किसको कंटेन की रहती है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या करती है? कंटेन की रहती है। ये न्यूक्लियस क्या है? यही न्यूक्लियस आपका क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। बात समझ में आया? इसी एक एक चीजिया को आप लोग किसमें देखते हैं? डीएमएलटी जो कोर्स करते हैं उसमें देखते हैं। इसी एक एक चीज को एकदम विस्तार से देखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये बात समझ में आई? जो हमारी सेल वॉल होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वाला जो ऑर्गन होता है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी स्किन। वैसे हमारे सेल्स को भी एक लेयर प्रोटेक्ट करती है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह एज ए बाउंड्री की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? बाउंड्री की तरह काम करती है। जैसे आप एक घर को बना दिए, ठीक है, एक घर को बना दिए, अगर उस घर पे बाउंड्री ना लगाया जाए तो कोई भी चीजें कहीं से भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती? कोई भी उठा, जैसे अभी यहाँ पे गेट ना लगता, अब तो लिमिट लोग आ रहे हैं ना, मतलब सर जिसको चाह रहे हैं उसी को अंदर बुला रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो चाहे जो आके एक एकदम गुल्ली डंडा खेलता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो हमारे सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह एज ए बाउंड्री की तरह काम करती है, हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिशंस होता है, प्रोटीन्स होता है, एंजाइम होता है, उस सबको क्या करती है? सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। बात समझ में आया? पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब सुरक्षा वाली कवच है।
पसीना होता है उसको निकालते हैं। बात समझ में आया? जो हेयर होते हैं, स्किन पे भी क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। बात समझ में आया? हेयर फॉलिकल वो हमारे बॉडी से क्या करते हैं? पसीने को निकालने का काम करते हैं। क्या निकालते हैं? पसीने को निकालते हैं। लेकिन अब पानी क्या हमारी स्किन से अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव है, हमारे 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 बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है ताकि इसमें कोई भी अनवांटेड चीज हमारे बॉडी के अंदर न जाए। मतलब वही सिलेक्टेड चीज ही हमारे बॉडी के अंदर जा सकती है, हमारे बॉडी के अंदर से आ सकती है, सिलेक्टेड चीज। बात समझ में आया कि नहीं है? तो वैसे ही जो हमारे सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देती है। एज ए सुरक्षा कवच होती है, एज ए बाउंड्री होती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। जैसे एक घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक है? अब इसी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग चैनल के नाम से भी जानते हैं। बस आप समझिए कि छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। वही अलाउ करते हैं कि कौन सा सबस्टेंस हमारे सेल में जाएगा, कौन सा सबस्टेंस हमारे सेल से बाहर जाएगा, कौन सा सबस्टेंस हमारे सेल के अंदर आएगा, ठीक है? या फिर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी जो ये वाली जो है सेल मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। ये दवा में काम आती है। किसमें काम आती है? दवा में। जो दवा होती है ना वो हमारी जो स्किन के अंदर जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। यहाँ तो ब्लड लाके छोड़ दिया, आपको लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर भी किससे मिलकर बना है? सेल से। अब ब्लड क्या किया? हमारे इंटेस्टाइन से दवा को लेकर आया, कहाँ पे छोड़ दिया? लीवर के पास छोड़ दिया। अब लीवर में भी तो दवा को इंजेक्ट करना है कि नहीं करना है? तो अब लीवर किससे बना है? सेल से। अब सेल के ऊपर क्या है? ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। यही चाहेगी तभी दवा अंदर जाएगा, नहीं तो दवा अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो डी फार्मा और बी फार्मा, जो हमारा डी फार्मा और बी फार्मा होता है, बी फार्मा, इसमें देखो क्या होता है? जो हम दवा खाते हैं, हमारी जो दवा होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है लाइपोफिलिक, एक आपकी होती है हाइड्रोफिलिक। एक आपकी क्या होती है? हाइड्रोफिलिक, एक आपकी होती है लाइपोफिलिक। ये जो हाइड्रोफिलिक दवा होती है ये ऐसी दवा होती है जो हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाए, मतलब वाटर में घुल जाए, मतलब वाटर घुलनशील के नाम से भी, वाटर घुलनशील के नाम से भी इस दवा को जानते हैं। मतलब दवा हमारी दो टाइप की होती है। एक वो दवा होती है जो आसानी से वाटर में घुल जाए, मतलब पानी में घुल जाए। एक वो दवा होती है जो आसानी से फैट में घुल जाए। किसमें घुल जाए? फैट में घुल जाए। अब देखो जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग रहती है, सॉरी, जो हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग रहती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती है। वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप बाय फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। इसलिए ये हमारे किस नेचर की रहती है? मतलब किस स्वभाव की रहती है? लिपिड नेचर की रहती है, लिपिड नेचर की रहती है। और इसको क्रॉस करने के लिए जो दवा होना चाहिए वो हमारा लाइपोफिलिक होना चाहिए। कौन सी दवा होना चाहिए? लाइपोफिलिक होना चाहिए। अगर लाइपोफिलिक दवा है तभी वो आसानी से इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। अगर लाइपोफिलिक दवा नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। क्या हुआ? एक बार फिर से रिवीजन करें। देखो जो मार्केट में दवा चलती है वो बेसिकली होती तो बहुत टाइप की है, आयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड, लाइपोफिलिक, वाटरफिलिक। सब मेन बात हम करते हैं सिर्फ लाइपोफिलिक ड्रग और हाइड्रोफिलिक ड्रग। जो मार्केट में जो दवा होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है लाइपोफिलिक ड्रग, एक आपकी होती है हाइड्रोफिलिक ड्रग। कौन कौन सी होती है? लाइपोफिलिक ड्रग, एक आपकी होती है हाइड्रोफिलिक ड्रग। जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो किसमें डिजॉल्व होती है? फैट में। जैसे आपका ऑयल हो गया, तेल क्या है? फैट है, घी।
क्या है, फैट है, ठीक है। तो ऐसी दवा किसमें डिजॉल्व होती है, फैट में डिजॉल्व होती है, बात समझ में आए। और कुछ दवा होती है जो हमारे किसमें डिजॉल्व होती है, वाटर यानी पानी में डिजॉल्व होती है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया। तो जो हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड। यहाँ पे देखिए लिपिड लिखा है, लाइपोफिलिक, यहाँ पे क्या लिखा है, लिपिड, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड से मिलकर, फास्फोलिपिड एक कंपोनेंट्स है, जैसे हमारी मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है, किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। वैसे जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, फास्फोलिपिड से बनी है, ठीक है। अब हमारे पूरे बॉडी में सेल पाई जाती है। अब इस सेल को क्रॉस करने के लिए जो दवा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, लाइपोफिलिक। मतलब अगर दवा का नेचर लाइपोफिलिक है, अगर ये लाइपोफिलिक दवा है तभी ये जाकर हमारे फास्फोलिपिड को क्रॉस कर पाएगी। अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो ये हमारे फास्फोलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मैम सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। हाँ, फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आया नहीं। जैसे जो जिस स्वभाव का रहता है, जो जिस स्वभाव का रहता है वो उसी स्वभाव का ही इंसान ढूंढता है। बात समझ में आए। जैसे हम शांत स्वभाव के हैं तो हमको जो इंसान चाहिए वो शांत स्वभाव का ही चाहिए। अगर शांत स्वभाव बहुत झगड़ा लड़ाई करे या ऐसा वैसा करे तो उसके साथ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सीमा हैदर है, पाकिस्तान से बात कराई है, हाँ, सीमा हैदर क्या है, पाकिस्तान से बात कराई है, हाँ। तो मतलब सीमा हैदर मतलब इसके स्वभाव का पाकिस्तान में कोई था ही नहीं, कहाँ पे थे, इंडिया में थे ना। तो अपने स्वभाव के साथ क्या कि अपना एक लाइफ पार्टनर चुनी, वो कहाँ पे है उससे मतलब नहीं है, बस वो जी रही है ना, खुश है ना,
का नेचर हमारे जो फॉर्म होता है, जो इलास्टिक होता है, उस नेचर का रहे। तो जैसे मशीन से पड़ा, मशीन से प्रेशर उस पर पड़ा, वो टैबलेट के शेप में है, जैसे मशीन का प्रेशर आता धीरे धीरे वो फूलने लगेगा, खराब हो जाएगा वो टैबलेट भाई, वो अपने नेचर में आना। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होती है, एक प्लास्टिक होती है उसको जिस शेप में कर दो वैसे ही रहता है, तोड़ दो मरोड़ दो इधर से उधर कर दो। देखे हो प्लास्टिक, प्लास्टिक का कोई बर्तन स्टील, ये बॉटल देख लो, देखो ना प्लास्टिक, उसको किसी भी शेप में आप कर दो, अगर आप उसको टेढ़ा कर दिए तो टेढ़ा ही रहेगा। सीधा कब होगा? जब आप उसको उसे उतना ही प्रेशर मारेंगे तभी सीधा होगा। देखते हैं वैसे भी हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, तो टैबलेट को बनाने के लिए पहले केमिकल का नेचर देखा जाता है, वो आखिर है किस नेचर। मैम क्ले को भी जैसे करेंगे वैसे होता है। हाँ क्ले, आपका क्ले होता है, बहुत सही। क्ले जो होता है उसमें जैसे आप उसको शेप बना के दे देंगे ना, वो वैसे ही रहता है। क्ले जानती हो क्या होता है? अरे वही क्ले जो 5 रुपया में मिलता है दुकान पे, बच्चे लेकर उसको रोटी बनाते हैं, वही क्ले। देखिए बड़े रंग का होता है, हरा पीला गुलाबी हर कलर का होता है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। उससे आप कोई भी शेप दे सकते हैं आसानी से, जिस शेप में उसको डाल देंगे वो उसी में पड़ा रहेगा। वैसे हमारी कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको जिस शेप में डाल देंगे उसी शेप में रहेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात समझ में आया? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर आने और जाने देती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करवाती है। जो हमारी सेल वॉल होती है ये भी इसी का ऐसे ही काम करती है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है और अलाउ करती है कि कौन सी चीज हमारे सेल में जाएंगे और कौन सी चीज सेल के बाहर है। अब बीच में जो मेरा डीएनए है, ये क्या है? बीच में डीएनए है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। ये जो डीएनए होता है ये वही डीएनए है जो जेनेटिक चीजों को अपने अंदर कंटेन किया है। जैसे मम्मी का लक्षण पापा 1 पीढ़ी से अदर पीढ़ी से तक जो बच्चे आते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ मम्मी पापा के लक्षण आ जाते हैं, तो वह जो लक्षण होते हैं वो किसमें कंटेन रहते हैं? वो आपके डीएनए में ही कंटेन रहते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए का एक पार्ट होता है क्रोमोसोम, उसी में क्या होते हैं? कंटेन होते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? डीएनए क्या करता है? क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। अब इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डीएनए हमारा भागे ना। पानी है, पानी को अगर आप रखना चाहती हैं तो उसको अगर एक गिलास में रखेंगी वो सेफ पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसी को क्या करेंगे? इसे खुले में फेंक देंगी तो अपना रास्ता बना लेगा, फैल जाएगा। वैसे ये डीएनए होता है, अगर इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर ना होती ना तो ये भी क्या करता? हमारा फैल जाता। तो इसको डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। अब पूरे डीएनए में पूरे सेल में ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे सेल में क्या पाए जाते हैं? एक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये हमारा विस्कस नेचर का होता है। विस्कस नेचर, गोंद देखें, गोंद
भाभी समझ में है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब इसका काम क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, वो सारे ऑर्गन को अपने अपने अंदर इकट्ठा करवा के रखते हैं। जैसे ये हमारे किस नेचर के होते हैं? विस्कस नेचर के होते हैं। बात समझ में आई? जैसे अभी हम चल रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी क्या बनी है? सेल से बनी है। सेल में बहुत सारे ऑर्गन। अच्छा, साइटोप्लाज्म को हम बांट सकते हैं, ठीक है? और देखो, और इसमें ना हमारे क्या पाए जाते हैं? ऐसे ऐसे करके ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ही लगी रहता है, ठीक है? अब देखो, इसमें हमारे ऐसे ऐसे करके ना कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे हमको बनाने नहीं आता है, ठीक है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायरेक्टली किससे अटैच रहते हैं? न्यूक्लियस से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस नाम से जानते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, आपकी बॉडी में एक तो इंसान होता है, आपके बॉडी में प्रोटीन्स बनती है, पता है कि नहीं बनता है? आप मोटे भी होते हैं। मोटा क्यों होते हैं? बोलते हैं ना, जिम करो यार, तुम्हारे बॉडी में फैट जम रहा है, मोटी हो रही है। होता है कि नहीं होता है? तो वो जो फैट होता है ना, वो हमारे बॉडी में बनता भी है, हमारे बॉडी में बनता भी है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका काम क्या रहता है? ये हमारे प्रोटीन्स को बनाती है। किसको बनाती है? प्रोटीन्स को बनाती है और फैट को बनाती है। किसको बनाती है? प्रोटीन्स और फैट को। ये जो मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपका होता है क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। देखो, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। अब ये भाई रफ हो गया, और सब पे नहीं लगे होते हैं, कुछ पे लगे होते हैं, ठीक है? जिस पे लगे होते हैं उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और जिस पे नहीं लगे होते हैं उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद आ रही है? आउट ऑफ माइंड जा रहा है? बात एकदम कंसंट्रेट बना के समझोगे तभी आएगा समझ में। अभी हम पूछेंगे, बोल रहे हो क्या जी? नहीं समझ में आ रहा है? बोल रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब देखो, जो मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप के होते हैं। बात समझ में आया? कौन कौन सा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। हालांकि राइबोसोम हमारे पूरे सेल्स में होते हैं, ये हमारे पूरे सेल्स में क्या प्रेजेंस होते हैं? राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती है कौन बनाता है? ये जो राइबोसोम होता है यही बनाता है। राइबोसोम ही क्या बनाता है? हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो जो मेरा रफ इंडोप्लाज्मिक है और हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारे रेटिकुलम होते हैं उसमें भी कहीं कहीं प्रेजेंस होते हैं हमारे क्या? राइबोसोम। ठीक है? क्या प्रेजेंस होते हैं? राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। जब ये हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंस है तो क्या बनाएगा? प्रोटीन ही बनाएगा। तो जो मेरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारे क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है? फैट बनाता है। क्या बनाता है? फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो, यहाँ पे भी हमारे सेल में और कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया?
ऊपर ही चले जा रही है इसे ना जी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये क्या करता है आपके बॉडी में एनर्जी बनाता है। जो आप खाते हैं उसमें बहुत सारे चीज होती है, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो जाता कहाँ पर, पहले आपके सेल के पास जाएगा, सेल ही क्या करेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। जो एडीपी होता है वही एक टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, बात समझ में आया? पढ़ेंगे कि नहीं? नहीं पढ़ेंगे तो वहां तक नहीं जाएंगे। बस आप इतना जानिए कि जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या बनाता है, ये हमारे बॉडी में ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता क्या है हमारे बॉडी में, एनर्जी, जो हमको ताकत 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, वो कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। अब इसी में होता है क्या है, गोल्जी बॉडी। क्या होता है, गोल्जी, अरे यार मैं इस पे लिख रही हूँ, इसी में क्या होता है, गोल्जी बॉडी। यहाँ पे दिखते हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है, बात समझ में आ रही है, क्या होता है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से भी जानते हैं। हमारे बॉडी का पावर ऑफ हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुस्कान, क्या नाम है आपका, खुशी खाना बना दी, ठीक है। अब मम्मी को खाना देने के लिए कोई है ही नहीं, कब खुशी कैसे खाना देगा, खाना बना दिया, मम्मी को खाना कोई दे ही नहीं रहा है, बात समझ में, तो ट्यूकर आएगी, दीदी आपने खाना बना दिया, खाना निकाल दीजिए मम्मी को दे दे, ट्यूकर देगी ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को बनाता है, लेकिन उसको जगह जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। जैसे अभी हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत जहां रहती है वहां पे क्या करता है, गोल्जी बॉडी एनर्जी को पहुंचा देता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, उसकी पैकेजिंग भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। बात समझ में आया? लिपिड का, प्रोटीन्स का पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी बनाया। अभी हम बोल रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ पर है, माउथ में, मुंह में। तो ये मुंह तक एनर्जी आ कौन, दे कौन रहा है, पहुंचा कौन रहा है, गोल्जी बॉडी पहुंचा रहा है। हमारे पूरे बॉडी से एनर्जी को खींच कर लेकर आ रहा है, कहाँ पे दे रहा है, मुंह पे। क्यों, क्योंकि अभी जो मेरा हमारे बॉडी के जो पार्ट है जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है वो हमारा कौन है, माउथ है। तो पूरा बॉडी की एनर्जी खींच के ला रहा है, कहाँ पे दे रहा है, हमारे माउथ दे। तू यूज कर, बोल जितना फटफड़ाना है, मैं वो पीछे कमी नहीं होने देता। बात समझ में आया कि नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाता है, लेकिन एनर्जी को पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं, समझ में आया? और इसमें क्या क्या होते हैं बताओ जी, और क्या होते हैं, एक ऑर्गन का नाम बताओ, अब भूल रहे इसमें और कौन से ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन होते हैं। क्रोमोसोम होता है एक, आपका कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है। एक आपका होता है लाइसोसोम, ऐसे करके होता है लाइसोसोम, ऐसे करके, ठीक है। और इसी में एक आपका होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम, ऐसे। ये आपका क्या है, लाइसोसोम। और ये आपका क्या है, सेंट्रोसोम। अब देखो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक की प्रोसेस भी होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस किसे बोलते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। अब ये प्रोटीन्स बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन्स का बनना क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है,
बैक्टीरिया आ गया। इस बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सेल मार दिया। इस बैक्टीरिया को क्या किया? हमारा इम्यून सेल मार दिया। अब ये बैक्टीरिया है कहाँ पे? हमारे सेल में ही है। इम्यून सिस्टम तो मार दिया, लेकिन अभी वो एक्चुअल में है कहाँ पे? जैसे एक कुएं में मेढक मर गया, एक कुएं में मेढक था, उसको मार के बोलो कि कुएं में मेढक है ही नहीं, पॉसिबल है? जब तक आप उसमें से निकालोगे नहीं। भाई मेढक को मार तो दिए, लेकिन अभी वो एक्चुअल में मेढक कहाँ पर है? पानी नहीं है, तो वो पानी प्योर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वैसे हमारे बॉडी की जो ये होती है, जो हमारी सेल्स होती है, अगर इसमें भी कोई बैक्टीरिया चला जाए, हमारा इम्यून सिस्टम मार तो दिया, लेकिन अब इसको निकालेगा कौन? डाइजेस्ट कौन करेगा? तब आता है हमारा लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, जो डाइजेस्ट पचाने का काम करती है। क्या करती है? किसी भी चीज को पचा देती है, गला देती है, उसको बेस्ट प्रोडक्ट बना के बॉडी से बाहर फेंक देती है। बात समझ में आया? तो वो काम कौन करता है? हमारा लाइसोसोम। और इसमें एक और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है, आगे हमने बताया कि हमारी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है। हमारी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है, ये 2 सेल हमारे 4 सेल में कन्वर्ट होती है। इतना बताया था कि नहीं बताया? जो हमारी सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाती है, वो किसके थ्रू बढ़ाती है? सेंट्रोसोम के थ्रू बनाती है। अगर बॉडी में, अगर सेल के अंदर सेंट्रोसोम ना रहे, तो वहां से सेल डिवीजन ना हो। एक सेल को 2 सेल्स में, 4 सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सबसे जरूरत, जैसे अगर आप बाइक से आए, स्कूटी से आए, बैटरी वाली है, पेट्रोल वाली है ना, लेकिन यार उस पर वो नंबर नहीं है, देख रहे हैं बाइकिया पे कहाँ नंबर आएगा? हमको इलेक्ट्रिक वाली दिखाई है। देखिए अभिषेक का भी देखिए, तो छोड़ो। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, क्या है? पेट्रोल। आप एक नई गाड़ी ले लिए स्मार्ट से, अब आपको नानी के घर जाना है। कहाँ पे जाना है? नानी के घर। तेल ही ना भरा हो। एक बाइक ले लिए, नानी के घर जाना है, उसमें तेल ही ना भरा हो, तो कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब ये जो हमारी सेल्स है, ये क्या कर रही है? हमको अपनी संख्या को बढ़ाना है, मतलब हमको 2 सेल में बढ़ना है। हम अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। अब बच्चा है, 2 साल का है, छोटा है, लेकिन जो 12 साल का होगा तो उसकी हाइट भी तो बढ़नी चाहिए, उसके बॉडी में डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, ठीक है? अगर वो 4 साल का, 8 साल, 10 साल होगा, लेकिन अभी वो छुट्टी चाहे, तो कैसा लगता है? कितना वार्ड लगता है? किसी पौधे को देखो, कितना बेकार लगता है। देखिए वो कभी छोटा सा, अरे सोशल मीडिया पे नहीं रहते हो क्या? बड़े मस्त डांस करते हैं, सामने से भी देखो, अवार्ड लगता है कि नहीं लगता है? तो ये जो सेल होती है ना, इसका भी, सॉरी, ये जो हमारे सेल होती है ना, इसका भी कहना है कि हम अपने सेल्स को बढ़ाएंगे, हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तब लो भाई, ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे कैसे? तब आती है जब इसमें जो सेंट्रोसोम होता है, वही कहता है चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम ही क्या करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। हमारी सेल जो एक सेल से दूसरे सेल में, 2 सेल में कन्वर्ट होती है, इट मींस कि जो हमारी पुरानी सेल नई सेल बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? सेंट्रोसोम का रहता है। बात समझ में? इतनी बात समझ में आई सबको? यस। अभी भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बताओ मुझे? अभी कुछ छूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। हाँ, अब साइटोप्लाज्म देखो, इसी को छोड़े थे ना? अभी भी बहुत सारी चीजें हम इसमें नहीं बताए हैं। कल जो छूटा है आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? जो छूटा है पूछेंगे हमसे। अब देखो क्योंकि क्लास भी बहुत जल्दी लेंथी हो गई है, कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो अब नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो ये जो साइटोसोम जो होता है ना, ये विस्कस नेचर का होता है। क्या होता है? विस्कस नेचर का होता है। एक बॉटल में पानी है, ठीक है? ये पानी अभी खाली है, ये इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। अगर इसमें पानी भर दो तो पूरा फुल भर दो। अगर इसमें कोई भी कंपोनेंट्स डाल दो, जैसे अगर हम कोई भी चीज इसमें उठा के डाल दें, इकड़ी भी डाल दिए, अब देखो इसमें पानी हमारा क्या है? कम है, तो हम पानी को इधर करेंगे तो कंपोनेंट भी इधर आएगा, पानी को उधर करेंगे तो कंपोनेंट भी
उधर आए। अगर इसके अंदर गोंद रहे तो गोंद इतना जल्दी मूव कर पाएगा, या फिर हम अपने पानी इस बोतल के पानी को पूरी तरह से भर दे तो तब मूव नहीं करेगा। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे नहीं मूव करेगा, वो अपने जगह पर ही रहेगा। हालांकि मूव तो करता है लेकिन दिखता नहीं है। अब देखो, अब जो ये हमारी सेल्स होती है, अब सेल में इतने सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हम भी तो चलते हैं, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से बनी होती है। हम भी चलते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी दौड़ते हैं। अब बताओ, दौड़ते दौड़ते माइटोकॉन्ड्रिया निकल गया तो, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ठंडा के इधर चला गया तो, या फिर राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंस है, आप चल रही है, मूव कर रही है। अब ये राइबोसोम हिलते हिलते कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या है? हमारी गोल्जी बॉडी प्रेजेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना रहा है, गोल्जी बॉडी यहाँ है। ये एनर्जी बना दिया बॉडी को, गोल्जी बॉडी को आने में टाइम लगा, ढेर सारा एनर्जी बना दिया, सारा मोटापे से इंसान मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैलोरी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये कल्पना कर लीजिए, ये सारे ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? हमारे सेल में। अब हम भी तो चलते हैं, हम भी तो सोते हैं, हम भी दौड़ते हैं, अपने पूरे बॉडी को ही क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ना विश्वास हो तो डांस वाले को देखो, गजब, पूरी बॉडिया को नचा देते, एक्सरसाइज वाले को देखो। तो ये जो मेरा साइटोप्लाज्म रहता है, इसका काम ये भी रहता है कि जो हमारे ऑर्गन, जो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो राइबोसोम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो, सॉरी इतने जो हमारे कंपोनेंट्स हो गए, वो अपनी अपनी जगह पे इकट्ठा रहे। चाहे जितना भी मूव करिए आप, चाहे सोइए, चलिए, दौड़िए, कुछ भी करिए, ये छीने डूले ना, उसको पकड़ के रखने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म। कौन करता है? साइटोप्लाज्म। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अभी भी सेल्स के बहुत सारे पार्ट हैं जो हम नहीं बताएंगे ना जी। तो आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं। एक बार सेल्स पे कल जरूर बात होगी। ये वाला ये हमारा क्या है? यूकैरियोटिक है। अभी हम प्रोकैरियोटिक नहीं समझाएंगे क्योंकि मेरा यूकैरियोटिक खत्म नहीं हुआ है। बाकी इतना समझाने के लिए हमने बता दिया। इसको नोट्स कर लीजिए और यूट्यूब पे, गूगल पे ये डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक, ठीक है? वो डालेंगे, ढेर सारा ऐसे स्ट्रक्चर देगा। बात समझ में आया? ये कहाँ, ये सारी जो चीजें होती हैं एक्चुअल में ये कहाँ पे दिखती है? ये आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तब। बात समझ में आया? मैम यहाँ पे दिखा जाएगा? हाँ, यहाँ पे दिखाया जाएगा। बॉडी को काटे, अपने बॉडी का एक बार काट कर तब देखेंगे। तुम्हारे लिवर में देखा जाएगा। लिवर की सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करती है, पता है कि नहीं?